हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट यूपीएससी। ओके, फर्स्ट जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि अभी टाइम तो बिल्कुल नहीं है। जिनका प्री क्लियर हुआ है वो मेंस में लगे हैं। आई नो कि उनके पास थोड़ा भी टाइम नहीं है, और जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है वो भी लगे हुए हैं, है ना। क्योंकि अगर अभी नहीं लगेंगे तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा और आगे चल के पता चलेगा कि हमने उस टाइम पे क्यों नहीं किया है। तो इसलिए आप लोग सब अभी लग जाओ। अभी भी टाइम है, अभी भी लग जाओ। अगर आप उतने अच्छे पेस से करोगे तो ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। तो वही बात है। तो इसलिए मैं अब जीएस के सब्जेक्ट्स लेके आ रही हूँ सबके लिए, जिसके प्री क्लियर हुए हैं, जिसके प्री क्लियर नहीं हुए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मेंस पे फोकस करो आप सब। ओके, और प्री के लिए भी थोड़ा थोड़ा देखते रहो। ओके, तो पहले तो मैं ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बताना चाहती हूँ कि सिलेबस जो है वो टिप पे होना चाहिए। ओके, सिलेबस की डिकोडिंग होनी चाहिए। मेंस के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो भी सिलेबस है उसके सब टॉपिक्स मीन्स उसका डिकोडिंग कर लो। ओके, सिलेबस अपने पास रखो, वो तो टिप पे होना चाहिए सिलेबस। उसके बाद से डिकोडिंग कर लो कि उस जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स क्या है, कब कॉन्स्टिट्यूशन आया, कौन कौन कॉन्स्टिट्यूशन में योगदान दिया, मतलब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे हुआ। तो कौन सी वुमेन लीडर इंक्लूड थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, है ना, किसने बनाया, कब बनाया, ऐसे सब कुछ। तो वही बोल रही हूँ कि क्या डिफरेंस है। प्री में ये होता है कि ये पूछ लेता है कि हाँ ये अब फैक्चुअल उतना भी नहीं, कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल दोनों आना चाहिए, है ना। तो आप मेंस की तैयारी करो, उसके साथ प्री होते रहेगा। बस मेंस पे फोकस करो और प्री का बस कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन करके रखो, ताकि आप जनवरी से स्टार्ट कर दो प्री का, और उस पर टाइम वेस्ट ना हो। तो पहले मैं बात करूँगी सिलेबस की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सिलेबस ही है। ओके, तो पहले मैं सिलेबस की बात करूँगी। तो आपका जो पेपर 1 होता है वो पहले मेंस के सिलेबस की बात करती हूँ। तो पेपर 1 जो होता है वो ऐसे होता है। ओके, तो पेपर 1 जो है वो ऐसे है। तो आपको ऐसे के लिए हमेशा वीक में एक ऐसे लिख लो। ओके, तो एक ऐसे लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बनती है कि आप किसी टॉपिक को लेके क्या सोचते हो, आपके व्यूज़ निकलते हैं कि आप क्या सोचते हो, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इसके ऐसे के थ्रू आप लोग के यूपीएससी के इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन होती रहेगी, क्योंकि आपको पता रहेगा ना कि हमें कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। ये नहीं कि किसी का देख के अपना सोच के अपनी अंडरस्टैंडिंग से कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, है ना। लेकिन ये है कि कभी किसी को क्रिटिसाइज ना करो, सबके बारे में पॉजिटिव रहना चाहिए, हर किसी के बारे में पॉजिटिव सोचना भी चाहिए। तो वो आपका ऐसे में दिखता है। ऐसे में क्या है, आप अपनी पर्सनैलिटीज़ को आप दिखाते हो कि आप कैसे इंसान हो, कैसा सोचते हो। ये चीज़ क्या है, यही ऐसे है, वही अपना दिखाना होता है, अपना प्रेजेंटेशन देना होता है। ओके, तो वही वैसे ही वो इंटरव्यू में भी ऐसे ही होता है। फिर लेट्स टॉक अबाउट पेपर सेकंड। ओके, तो पेपर सेकंड मीन्स जनरल स्टडीज फर्स्ट। ओके, तो जनरल स्टडीज फर्स्ट में आपको क्या क्या जनरल इंक्लूड होता है सब्जेक्ट, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ओके, तो ये हमारे सिलेबस हैं, ये हमारे टिप पे होना चाहिए, सिलेबस है क्योंकि इसलिए टिप पे होने चाहिए। तो आपकी एक एक लाइन इसमें क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंडियन कल्चर विल कवर सैलेंट एक्सपेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। ओके, तो इंडियन कल्चर जो है वो फर्स्ट हम कल्चर में क्या होता है इसमें लिखा है पॉइंट, ये दिया रहता है कि इंडियन कल्चर विल कवर सैलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स। मीन्स हमें आर्ट फॉर्म्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से टाइप्स के आर्ट फॉर्म्स होते हैं, लिटरेचर पता होना चाहिए, आर्किटेक्चर पता होना चाहिए, एंशिएंट टाइम से लेके मॉडर्न टाइम्स के जो भी आर्ट फॉर्म्स आए हैं, लिटरेचर आए हैं और आर्किटेक्चर बने हैं, वो हमें पता होने चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट्स क्या है, हमेशा देखो सिलेबस जो है वो हमेशा टिप पे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका सेकंड पॉइंट क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री मीन्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडिया के बारे में जानना है ना, तो इंडियन हिस्ट्री। तो हमें कहाँ से कहाँ तक जानना है वो भी आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए कि फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज एंड इशू। मीन्स क्या क्या इवेंट्स हुए हैं तब से लेके आज तक, ठीक है, 18th सेंचुरी तक, ठीक है। पर्सनैलिटीज कौन कौन सी थी, ठीक है, और इशूज़ क्या क्या आए हैं, बीच में इशूज़ क्या क्या आए हैं वो हमें ये जानना है, ठीक है। यूपीएससी स्प्रिंट को ये बहुत टिप पे होना चाहिए कि ये क्या क्या चीज़ है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में क्या क्या जानना है कि इसके स्टेजेस क्या क्या थे, किसके कंट्रीब्यूशन थे, कि कौन कौन कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, कौन किस कंट्रीज से था, ये सब हम लोग को जानना है, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या है, हिस्ट्री वर्ल्ड का जानना है। तो फिर इसमें क्या है, जिसमें 18th सेंचुरी से जो भी इवेंट्स हुए हैं वो जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सिलेबस के लिए। सिलेबस के इससे पता चलता है कि हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमेशा पता होना चाहिए, वर्ल्ड वॉर्स क्या है, विड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज क्या है, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सोशलिज्म, ठीक है, उसका इफेक्ट, उसके फॉर्म्स क्या क्या पड़े हैं सोसाइटी पे, ये हमें पता होने चाहिए। साइलेंट फीचर्स क्या होता है, साइलेंट फीचर्स क्या होता है सोसाइटी के, इंडियन सोसाइटी के, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं, ये हमें पता होने चाहिए। ओके, रोल
ऑफ वुमेन क्या थी, कि वुमेन के रोल क्या क्या थे, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन था, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज़ पता होने चाहिए, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशूज़, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज़ क्या क्या हैं। ओके, फिर इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की क्या क्या इफेक्ट हुए थे इंडियन सोसाइटी पे, वो हमें पता होने चाहिए कि क्या क्या इफेक्ट हुए थे। सोशल एम्पावरमेंट, इसका आपको टॉपिक में जरूर मेंस के लिए आपको कंटेंट होना चाहिए कि क्या क्या आप लोग को लिखना है सोशल एम्पावरमेंट में, ठीक है। सोशल एम्पावरमेंट में रीजनलिज्म में, कम्युनलिज्म में, सोशलिज्म में, सेक्युलरिज्म में, ओके, सो सेक्युलरिज्म में, ओके, सेक्युलर जैसे हमें सेक्युलर इंडिया है वैसे उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। साइलेंट फीचर्स क्या है वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ऐसे आप लोग को सबके पास तो होगा ही सिलेबस, तो आप लोग ये गो थ्रू कर लेना, सिलेबस पहले टिप पे कर लेना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस, ओके। तो आप लोग को सिलेबस टिप पे होना चाहिए, और अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। जिसको ऐसा लग रहा है कि अभी टाइम है वो बहुत ज़्यादा पछताता है, क्योंकि मुझे पता है कि क्या उसको झेलना पड़ता है। मीन्स आगे चल के लगता है टाइम नहीं है, जनवरी से आपको प्री में लग जाना है ना। तो अभी मेंस का टाइम है, तो मेंस पे फोकस करो। अभी सितंबर में पेपर है, देखो पेपर कैसा आता है, उसके हिसाब से आप लोग फोकस करते रहो। मेंस पे अभी ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ओके। वैसे ही जनरल स्टडीज़ सेकंड, अभी ये मैंने जनरल स्टडीज़ फर्स्ट में भी आधा ही बताया है, आप लोग देख लेना सिलेबस में। सिलेबस आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या क्या है। और फिर जनरल स्टडीज़ सेकंड जैसे गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड आईआर। तो ऐसी जनरल स्टडीज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अभी जनरल स्टडीज़ फोर्थ जो है वो एथिक्स, एप्टीट्यूड, इंटीग्रिटी, मीन्स ये तो एकदम पर्सनालिटीज़ की बात है। मीन्स सोशल डेवलपमेंट, आप कैसा सोचते हो, उस पर आप लोग केस स्टडी सॉल्व करो, ऐसे करो। तो यही बात है कि वो एथिक्स तो पूरा आप लोग की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और आप लोग की रोज़ की जो हैबिट है वो आपका दिखाता है पेपर में। तो वो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मेरी मानो तो जो बुक लेता है वो कुछ फ़ायदा वैसे करता नहीं है। तो आप बस सोचो कि हाँ ये टॉपिक है, बस सिलेबस रख लो और फिर देखो कि उसमें क्या क्या है, पेपर फोर्थ में क्या क्या सिलेबस है, और उसको देखो। जैसे कि अगर आप लोग देख लो कि उसके मैं एक टॉपिक की बात कर रही हूँ, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस, ओके। GS4 में इमोशनल इंटेलिजेंस एक टॉपिक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसके इश्यूज़ क्या क्या आते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो वही आप लोग को एक एक टॉपिक के बारे में सोचना है। ये कुछ बुक पढ़ने से नहीं होगा, आप लोगों को कुछ ऐसा टॉपिक मिलता है जो आपको लगता है कि आप एकदम अननोन हो उस टॉपिक से, तो आप लोग गूगल कर सकते हो, उससे आप लोग को बेनिफिट होगा। तो ऐसे GS4 ऐसे तैयार हो जाता है, ऐसे खेलती खेलती तैयार हो जाएगा कि मैं वो टॉपिक देखते रहो। और बस ये है कि केस स्टडीज़ हमेशा सॉल्व करते रहो कि आपके साथ ये होता है। आप इंटरव्यू समझ लो, आपका प्री क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, आपका इंटरव्यू है और आप लोग जा रहे हो और रास्ते में आप लोग के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि अगर किसी के साथ मान लो आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप क्या करोगे, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप कैसे हैंडल करोगे। तो वही बात है, अगर आपके पास ऐसे हैंडल करोगे ना कि अगर आपके पास 10-15 मिनट है या 20 मिनट है, तो उसको सबसे पहले तो अगर जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको सोचोगे कि पहले इसका लाइफ मैटर करता है, तो हम उसको पहले या फिर खुद, अगर वैसा टाइम ज़्यादा है तो आप खुद उसको पहुँचाओगे हॉस्पिटल में, और नहीं टाइम है तो आप कॉल करोगे, एम्बुलेंस आएगा। तो वही बात है, उसको हैंडल कैसे सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं। ये होता है ये पेपर जो है वो एथिक्स का पेपर यही दिखाता है कि आप सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं, ओके। तो वो हो जाएगा, बस आप केस स्टडी सॉल्व करते रहो कि ये है सॉल्यूशन, ऐसे ऐसे होता है, ये जब सिचुएशन बनती है तो मैं ये करूँगी या करूँगा, ओके। तो ये ऐसे GS4 तैयार हो जाता है। लेकिन आप लोग को ये तो टिप पे होना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, ये सब बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये सब एकदम आप लोग को तैयार होना चाहिए, और कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है। आप तो जानते हो मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। तो इसलिए यही मैं कहना चाहती हूँ कि जिसका प्री क्लियर हुआ है, जिसका नहीं हुआ है, कुछ मैटर नहीं करता है, आप कुछ मत सोचो, जो होगा वो अच्छा होगा। बस आप अपने आप पे फेथ रखो, ठीक है, बिलीव ऑन योर सेल्फ ओनली। नो वन कैन एक्सप्लेन यू गुड और बैड एंड अबाउट यू, ओके। कोई नहीं तुम्हें बताएगा कि तुम क्या करोगे, वो आपके हाथ में है, आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो बस लगे रहो। अभी ये नॉलेज हमेशा काम आएगी, इसमें नहीं होगा, दूसरे फील्ड में होगा। लेकिन बैकअप प्लान अभी रखने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं, जो सेकंड अटैम्प्ट दे रहे हैं, जो थर्ड अटैम्प्ट दे रहे हैं, उनको बैकअप प्लान ना रखो। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं हो तो सोच सकते हो कि हाँ अगर ये पेपर देके और मैं इस चीज़ को लग जाऊँगा, फिर लग जाना। ऐसे कुछ सोचने का फैक्टर कुछ नहीं है, लग जाना, पेपर बस दे देना, फिर एक बार सेटिस्फाइड हो जाना कि हाँ पेपर दे रखा है। और उसके साथ साथ जॉब के साथ साथ भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप फर्स्ट अटैम्प्टर हो, सेकंड अटैम्प्टर हो, थर्ड अटैम्प्टर, तो थोड़ा टाइम लगता है ना। हर फैक्टर काम करता है, लक भी है, हर चीज़ है। तो वो थोड़ा आप लोग एक देख सकते हो। अभी कुछ सेकंड बैकअप प्लान की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हो तो सोचो है ना, तब तो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तब, ओके। तो ये आप समझ ही रहे हो। यही मैं बस कहना चाहती हूँ कि बस स्माइल करते रहो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर चीज़ में स्माइल करते रहो, बल्कि पेपर भी सॉल्व करते जाओ, एग्जाम हॉल में भी जाओ, फिर भी स्माइल करो कि हाँ ये मैंने मेहनत किया है, तो जो भी होगा वो देख लूँगी। किसी और को तो दिखाना नहीं है, खुद को देखना है ना। तो उसके रिजल्ट से सेटिस्फाइड रहो, फिर अगली बार मेहनत के लिए तैयार रहो। हमेशा ये मेहनत के लिए तैयार हो, मेहनत के लिए नहीं पीछे हटना है, ओके। तो यही मैं कहना चाहती हूँ। और मुझे फॉलो कर दे, बिलीव करना चाहिए। जो जिसको भी फॉलो करना है, जिसको भी किसी भी चैनल को या फिर जिसको भी फॉलो करना है, उसको दिल से बिलीव करो कि हाँ ये मैं करवा दूँगी। ये मैं अपने बारे में श्योरिटी देती हूँ कि देखो
मैं बेसिक टू एडवांस तक आप लोग को इतना तो बता दूंगी कि क्या है, क्योंकि मैंने कुछ टाइम हो रखा है, मैंने प्रिपरेशन किया है, तो मैं बता रही हूँ कि बेसिक से एडवांस कैसे आंसर राइटिंग करते हैं, कैसे कंटेंट बनाते हैं, ये सब मैं बता दूंगी आप लोग को। एंटायर सिलेबस आप लोग को बता दूंगी, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बता दूंगी कि आप लोग कैसे, अगर सिलेबस से अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे हैंडल करना है, कंटेंट इससे कैसे बनाना है, इसका कंटेंट कैसे स्टार्ट करना है और कैसे लिखना है ना, तो ये मैं सब लाऊंगी, ठीक है। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि ड्रीम बिग एंड डेयर टू फॉल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, कि सपना जो है वो हमेशा बड़ा देखो, ठीक है, और ये भी देखो कि अगर नहीं भी हुआ तो फिर क्या होगा, है ना। तो वही बात है कि कोई आपको ये नहीं बता सकता है कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, ये कोई नहीं बता सकता है। ये आप जानते हो कि आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, है ना। तो ये कोई नहीं बताएगा। तो वही बात है कि यूपीएससी एस्पिरेंट को ये ना समझो कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, आईएएस की, ऐसा ना सोचो कि हम आईएएस बन चुके हैं या फिर पीसीएससी बन चुके हैं। हमेशा स्टेट लेवल के पेपर को देखती रहो, कि कोई स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम हो रहा है वो भी देखते रहो, जो भी पेपर हो रहा है उसको देते रहो, भले देना, भले तुमको ज्वाइन करना है नहीं करना है वो नहीं, तुम देते रहो, एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, प्लस नॉलेज भी डाइवर्स होते जाएगा कि हाँ हाँ कैसे पेपर आ रहा है। लेकिन अगर आपको एकदम दिल से यूपीएससी है तो वो उसमें लगे रहो, लेकिन उसके साथ साथ देते रहो पेपर। तो फिर यही मैं कहना चाहती हूँ कि कोई नहीं बता सकता है, और कोई ये पेपर यूपीएससी की तैयारी करने से ये नहीं है कि वो आईएएस बन गया है, सबके साथ कुछ भी हो सकता है, ये कोई कुछ नहीं जानता है। बस हमारा काम क्या है, हमारे हाथ में क्या है वो हमें करना चाहिए, ठीक है। हमारे हाथ में क्या है कि हम मेहनत करें, हमें मेहनत करना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट का परवाह ना करो, जो परवाह करता है वो हमेशा परेशान रहता है, तो उसके चक्कर में पढ़ाई भी नहीं हो पाती है, कि परेशानी के चक्कर में कि अरे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वही है कि आप बस मेहनत करते रहो, ये मत सोचो कि हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, बस तैयारी करते रहो, ओके। तो यही बस मैं कहना चाहूँगी, और आज की बात से मेरे वीडियोज़ आएंगे और आप देखना, और आप सेटिस्फाइड होगे, क्योंकि मैंने भी पढ़ रखा है, तो मैं वैसे जो मैं जानती हूँ कि मेहनत क्या होता है, तो मैं भी उतना ही मेहनत करके वीडियो बनाऊँगी, तो आप लोग को जरूर बेनिफिट होगा, ठीक है। तो थैंक यू ऑल, बाय, थैंक यू।